हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 60 है। इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस माइनर के अंदर अपन रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन ये अपन फिनिश करने वाले हैं। तो रोटेशनल मोशन की थ्योरी और इसके क्वेश्चन से वो अपन ने कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है ना। तो इसके बाद में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। तो देखिए ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये कौन सा बल होता है, ध्यान से देखना। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल क्या क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो सुनो, सबसे पहली बात है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का मूल बल होता है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का क्या होता है, केंद्रीय बल होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, संरक्षी बल होता है। ये प्रकृति का सबसे दुर्बल बल होता है, दुर्बलतम बल होता है। इसकी प्रकृति हमेशा आकर्षण होती है, हमेशा आकर्षण की प्रकृति होती है। और ध्यान से देखना, देखो ये जो बल होता है वो माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। तो मूल बल होता है, केंद्रीय बल होता है, संरक्षी बल होता है, दुर्बलतम बल होता है। प्रकृति का सबसे वीक फोर्स होता है। ये हमेशा आकर्षण की प्रकृति का होता है, माध्यम की उपस्थिति पर ये डिपेंड नहीं करता है भी, ठीक है ना। ये चीज हो गई। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है और कैसे लगता है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या कहता है न्यूटन। m1 द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है, m2 द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी भी r है। तो यहां पर जो m1 है इस पर m2 फोर्स लगाता है आकर्षण का F, और m2 पर m1 फोर्स लगाता है F। तो यहां पर आपके पास है जो F होता है वो समानुपाती होता है m1 गुणा m2 के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है आपके पास है 1/r स्क्वायर के। तो यहां से F बराबर कितना देगा आपके पास है G m1 m2 बटे क्या होता है r स्क्वायर होता है। G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है ये भी मैंने आपको बता दी है भाई, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट। जैसे मान के चलिएगा ये तो आपके पास है क्या हो जाएगा m1, ये m2 हो गया। अब m1 के सापेक्ष m2 का स्थिति सदिश, इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोलेंगे r21 वेक्टर हो गया। तो r21 वेक्टर क्या हो जाएगा, m1 के सापेक्ष m2 का स्थिति सदिश हो जाएगा, यानी 2 का 1 के सापेक्ष स्थिति सदिश हो गया। और 2 पर 1 के कारण अगर फोर्स निकालोगे तो ये फोर्स आपका इधर की तरफ आ जाएगा, और इस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे F। ये आपके पास है 21 वेक्टर हो गया। तो यहां पर अगर अपन जैसे बात करते हैं कि इसकी F21 वेक्टर की बात करते हैं, तो F21 वेक्टर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं m2 पर m1 के कारण बल। इसको अपन बोलेंगे F21 वेक्टर बराबर। सबसे पहले परिमाण की बात करते हैं, तो परिमाण कितना हो जाएगा G m1 m2 अपॉन ये आपके पास R21 का, ये आपके पास स्क्वायर हो गया। G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर,
तो ये आपके पास में क्या हो गया, बल का परिमाण। अब यहां पर अपन देख सकते हैं कि F21 की दिशा M2 से M1 की तरफ है और R21 की दिशा M1 से M2 की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दिशा बताने के लिए जो एकांक सदिश अपन काम में लेंगे वो आपके पास है क्या देगा भाई, R21 केफ, इसका माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना। तो यहां से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बराबर माइनस का GM1 M2 अपॉन क्या देगा आपके पास R21 स्क्वायर, और इसके बाद में ये आपके पास है क्या देगा, R21 केफ, माइनस का चिन्ह तो आगे आ ही चुका है, और यहां पर आपके पास है जो R21 केफ है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, R21, तो ये आपके पास है क्या बन जाएगा, इसका क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्यूब। ठीक है ना। इसको अपन लिख सकते हैं F21 वेक्टर। और इसी प्रकार से यदि अपन बात करते हैं कि इसकी भी F12 वेक्टर की बात करते हैं तो बराबर क्या देगा आपके पास, माइनस का GM1 M2 अपॉन क्या देगा आपके पास R12 क्यूब, और ये आपके पास है क्या देगा, R12 वेक्टर हो जाएगा। तो और इसके बाद में इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 पर 2 के कारण जो फोर्स लगता है और 2 पर 1 के कारण जो फोर्स लगता है वो परिमाण में समान और दिशा में क्या होता है, अभी विपरीत होता है। तो F12 बराबर क्या होता है आपके पास, माइनस का F21 होता है, यानी दोनों पर एक दूसरे के कारण लगने वाले बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं, यानी एक क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करते हैं भाई। ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई है, इन चीजों को आप नोट करें भाई। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, जैसे एक आपके पास में क्वेश्चन है कि स्मॉल m द्रव्यमान के तीन कण है, पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वर्तीय गति कर रहे हैं। उनके मध्य की जो दूरी है स्मॉल a है, तो इनकी चाल और आवर्त काल, ये दो चीजें आपको ज्ञात करनी है भाई। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, वर्ताकार गति कर रहे हैं, तो एक तो पार्टिकल यहां पर मान लो, एक पार्टिकल यहां पर मान लो, एक पार्टिकल यहां पर मान लो। तो इस स्थिति में देखो ध्यान से, यहां पर ये वाली जो भुजा है वो भी कितनी हो जाएगी आपके पास है, a, इसको भी अपन a बोल देंगे, इसको भी अपन a बोल देंगे, यानी इसका द्रव्यमान m, इसका द्रव्यमान भी m हो गया, इसका द्रव्यमान भी m हो गया, यानी इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस भी a, इन दोनों के बीच भी a, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी a होगी। ठीक है ना। और वर्ताकार गति कर रहे हैं, तो मान के चलेगा इसकी जो चाल है वो भी कितनी हो जाएगी आपके पास में v, इसकी चाल है वो भी कितनी हो जाएगी आपके पास में v, और इसकी चाल है वो भी कितनी हो जाएगी आपके पास में v हो जाएगी। ठीक है ना। और ये आपके पास इस सर्कल का सेंटर हो गया भाई, और सेंटर को अपन क्या बोल देंगे, इस प्रकार से O बोल देंगे। ठीक है ना। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, इस पार्टिकल पर केंद्र की तरफ लगने वाला नेट फोर्स अपन कैलकुलेट करेंगे, और नेट फोर्स उसको अपन mv² अपन r के बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल वर्ती गति कर रहे हैं ना, तो इस पार्टिकल पर इस प्रकार से बाहर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा। ये आपके पास में सेंटर हो गया, और बाहर की तरफ इस पे फोर्स लग जाएगा कितना, mv² अपॉन r। अब यहां पर जो ध्यान से इस m पर इस m के कारण फोर्स ये F मान लो, और इस पर इसके कारण जो फोर्स है ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, F हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपके पास है 60। आपको मालूम है कि F दोनों एक दूसरे के साथ में 60 डिग्री के एंगल पर काम कर रहे हैं।
इन दोनों का रिजल्टेंट है वो कितना देगा आपके पास, √3f हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3f। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं ध्यान से कि mv² अपॉन r बराबर कितना देगा आपके पास, √3 इंटू एफ, और इसके बाद mv² अपॉन r। r को अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से इसको अपन इस प्रकार से u मिला देंगे। अब ध्यान से यहां पर ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन की मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस, इसको अपन r बोल रहे हैं। ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है, 30 हो जाएगा, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपके पास a/2 हो जाएगी। ये आपके पास है कर्ण हो गया। तो आधार और कर्ण में संबंध अपन किससे बताते हैं, cos थीटा से। तो आपके पास है cos 30 बराबर कितना होता है आपके पास, √3/2, और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना देगा आपके पास, a/2, और कर्ण कितना देगा आपके पास, r। 2 से अपन क्या करेंगे, 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से आपके पास है a, r बराबर कितना देगा आपके पास, r बराबर a/√3। तो mv² बटे r को अपन क्या बोलेंगे, a/√3, a/√3 बराबर, यहां से इसको अपन क्या बोलेंगे, √3, और इसके बाद f, इस m और इस m इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या होता है, gm1 m2 अपॉन r²। तो gm² अपॉन a² हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा gmm क्या हो जाएगा, m² अपॉन a²। अब यहां पर ये आपके पास √3 ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो √3 से अपन क्या करेंगे, √3 को कैंसिल आउट कर देंगे। एक a से अपन क्या करेंगे, एक a को कैंसिल आउट कर देंगे। एक m से अपन क्या करेंगे, एक m को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से आपके पास v बराबर कितना देगा आपके पास, √gm अपॉन a। ये तो आपके पास v आ गए भाई। और अगर आपको आवर्तकाल ज्ञात करना है, तो आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि समय t बराबर 2πr अपॉन v। तो यहां से आपके पास 2π, r को अपन क्या लिख सकते हैं, r को a/√3, ये आपके पास a/√3 हो गया। और इसके बाद v अपन यहां से लिख सकते हैं √gm/a। इसको अपन लिख सकते हैं √gm/a। तो यहां से t बराबर क्या बन जाएगा आपके पास में, तो 2π, ये √3 अंदर चला जाएगा। इसके बाद √a अंदर चला जाएगा, तो a² इंटू a³ अपॉन ये आपके पास है 3g इंटू m। ये आपके पास है टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा अभी, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन एक क्वेश्चन और कर सकते हैं देवदान से। एक क्वेश्चन आपके पास ये बन जाएगा कि कोई भी आपके पास इस प्रकार से रोड है, छड़ है, और इस छड़ का जो द्रव्यमान है वो कितना आपके पास m, लंबाई कितनी रहेगी आपके पास l, और इस छड़ के एक सिरे से a डिस्टेंस पर आपके पास स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है। तो इस स्मॉल m द्रव्यमान के पार्टिकल पर इस छड़ के कारण कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अपन लिख सकते हैं रोड के कारण स्मॉल m पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैलकुलेट करना है अभी। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भी। सबसे पहले आपके पास है पार्टिकल, इस पार्टिकल का द्रव्यमान कितना है भी m। अब इस पार्टिकल यहां पे ये जो रोड है, इस रोड को अपन कई सारे छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर के बना मान सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर ये आपके पास है जो m द्रव्यमान का पार्टिकल है, इससे अपन x डिस्टेंस पर एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं, और इस अल्पांश की जो लेंथ है वो कितना देगी आपके पास dx हो जाएगी। तो यहाँ पे l लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m, एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m/l। तो dx लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा dm, और dm बराबर कितना हो जाएगा आपके पास m/l इंटू dx। अल्पांश का द्रव्यमान इस प्रकार से पहले भी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना। और इस अल्पांश के कारण इस पर जो फोर्स है उसको अपन क्या बोल देंगे, df बोल देंगे। तो df बराबर कितना होता है आपके पास है g, पार्टिकल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास m, अल्पांश का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास dm gm1 m2 अपॉन r²। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी देगी x, तो ये आपके पास x²। तो
तो यहाँ पे जी ये आपके पास है कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या देगा आपके पास एल, ठीक है ना। और इसके बाद में डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स अपॉन ये आपके पास एक्स स्क्वायर देगा। तो ये तो इस अल्पांश के कारण इस पार्टिकल पर फोर्स आ गया। और इसके बाद यदि आप पूरी छड़ के कारण फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इससे इस वाले सिरे की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी आपके पास बताओ ए, और इस वाले सिरे की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एल प्लस ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी एल प्लस ए। तो ए से लेकर के एल प्लस ए तक अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो नेट फोर्स ए बराबर कितना देगा आपके पास है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या देगा आपके पास एल, इसके बाद डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन अपन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक बताओ ए से लेकर के ए प्लस एल तक, तो बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ये आपके पास एल, इसके बाद डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है एक्स की पावर 2 ऊपर जाकर के माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1, तो माइनस का 1 बाई एक्स बनना है ये। तो माइनस का 1 बाई एक्स बनना है तो इसको अपन लिख देंगे 1 बाई एक्स, और माइनस है तो इसको अपन लिमिट से उनको इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास है क्या देगी ए प्लस एल से लेकर के ए तक, ठीक है ना। तो ये आपके पास एफ बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या देगा आपके पास एल, और इसके बाद में 1 बाई एक्स, एक्स को अपन क्या बोलेंगे ए, तो 1 बाई ए माइनस क्या देगा आपके पास 1 बाई ए प्लस क्या देगा आपके पास एल। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं बच्चों, देखो यहाँ से अपन a इंटू ए प्लस एल को एलसीएम ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास ऊपर क्या बन जाएगा, देखो ऊपर a प्लस एल माइनस ए, तो a से a कट जाएगा तो ऊपर क्या देगा आपके पास l आ जाएगा, तो l से l कट जाएगा, सोल्व कर देना इसको आप। तो ये आपके पास आ जाएगा g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ये आपके पास a इंटू क्या देगा आपके पास a प्लस एल, ये आपके पास फोर्स आ गया अभी। तो इस रोड के कारण इस पार्टिकल पर जो नेट फोर्स है उसकी कैलकुलेशन अपन यहाँ पे कर दी है, ठीक है ना। तो करें इसको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चले बच्चों इसके बारे में अपन एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन का नाम है 2 स्टार सिस्टम द्वितारक निकाय, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बात समझा रहा हूँ, ठीक है ना। या चलो अपन हेडिंग डाल देते हैं, क्वेश्चन रहने दो। इसका नाम हो जाएगा आपके पास है द्वितारक निकाय, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं 2 स्टार सिस्टम, ठीक है ना। तो क्या होता है ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर आपके पास 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक तो m1 एक m2, और दोनों पार्टिकल्स अपने द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष एक दूसरे के आकर्षण बल के प्रभाव में वर्ती गति करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर 2 पिंड पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में सेंट्रोमास के सापेक्ष वर्ती गति करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जैसे एक तो आपके पास है ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का द्रव्यमान हो जाएगा आपके पास m1, और एक आपके पास है ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का द्रव्यमान हो जाएगा आपके पास m2। मान किस लेगा यहाँ पे जो सेंट्रोमास है वो कहाँ पर है भाई, सेंट्रोमास यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा m1 की तरफ हो जाएगा। m1 m2 के बीच की डिस्टेंस है वो कितना देगी आपके पास r। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस इसको अपन क्या बोल देंगे r1 बोल देंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस इसको अपन क्या बोल देंगे r2 बोल देंगे। और यहाँ पर r1 प्लस r2 ये कितना देगा आपके पास r हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ध्यान से, ये जो m1 है ना, ये m1 क्या करता है भाई, इस सेंट्रोमास के सापेक्ष इस प्रकार से सर्कुलर मोशन करता है, वर्ती गति करता है भाई। तो
ये बात होगी। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपके पास है जो m2 है, कि m2 भी क्या करता है भाई, इस प्रकार से इस सेंट्रोमास के सापेक्ष वर्ती गति करता है। तो इस m2 का भी अपन सर्कल बना देंगे इस प्रकार से। ये आपके पास m2 का सर्कल है, वो बन करके तैयार हो गया भी। अब यहां पर आपके पास है ये m1, थोड़ा सा साइड में बना देते हैं ना, इस लाइन पर नहीं है, और ये m2, इसको अपन क्या बोल देंगे भाई, m1 बोल देंगे, और इसको अपन क्या बोल देंगे, m2 बोल देंगे। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद में ये जो m1 है ये कहां पर आ जाएगा, इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा, और ये m2 है ये कहां पर आ जाएगा, इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद में ये जो m1 है, m2 यहां पर आ जाएगा, m1 यहां पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली अपन ये बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। और थोड़ी देर बाद में ये जो m1 है वापस घूम करके यहां पर आ जाएगा, और m2 इस प्रकार से वापस घूम करके ये भी इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा। तो यहां पे मैं यूं कह सकता हूं कि m1 और m2 ये दोनों समान समय में अपना एक एक चक्र पूरा करते हैं, यानी इनका आवर्तकाल समान होगा, इनका कोणीय वेग समान होगा, इनकी आवृत्ति समान होगी। ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि यहां पर सबसे पहले R1 प्लस R2, वो तो कितना देगा आपके पास R। तो यहां पर आपके पास R1 बराबर कितना देगा आपके पास M2R अपॉन क्या देगा आपके पास M1 प्लस M2। और इसी प्रकार से आपके पास R2 बराबर M1R अपॉन क्या देगा आपके पास M1 प्लस M2। तो R1 R2 इनकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं यहां पे। और इसके बाद में अगली बात मैं लिख सकता हूं कि हर पार्टिकल के लिए जो ओमेगा है, आवर्ती है, आवर्तकाल है, वो सब के लिए, दोनों पार्टिकल्स के लिए क्या होता है भी समान होता है। यानी दोनों पार्टिकल्स का कोणीय वेग, इनकी आवर्ती और आवर्तकाल, ये क्या होते हैं भी बराबर होते हैं। और यहाँ पर इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, सेंट्रोमास हो गया, ये आपके पास है सी हो गया। तो यहाँ पर जो सी है इस m1 के वर्ताकार पथ का भी केंद्र है, और सी m2 के भी वर्ताकार पथ का केंद्र हो जाएगा, और ये m1 और m2 इन दोनों का सेंट्रोमास भी हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र भी हो जाएगा भी। ठीक है ना, ये चीज होगी। अब यदि अपन बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इस पार्टिकल पर m1 की बात करते हैं। तो इस m1 पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, और बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है अभी, m1 ओमेगा स्क्वायर R1। और इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स हो जाएगा आपके पास है, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा आपके पास, Fg हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो यहां पर m1 पर m2 के कारण लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो बाहर की तरफ लगने वाले अपकेंद्रीय बल m ओमेगा स्क्वायर R को बैलेंस कर देगा। तो चलो ये लगा देता हूं मैं देवदान से। इस m1 पर अंदर की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा, G m1 m2 अपॉन दोनों m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस कितने देगी आपके पास, R बराबर। और इस पर बाहर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भाई, m1 ओमेगा स्क्वायर R1। और यहां से R1 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, M2R अपॉन क्या देगा आपके पास, M1 प्लस M2। अब यहां पर इसको अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो क्या बनता है, देखो सॉल्यूशन, कि आपके पास M1 M2, ये आपके पास M1 M2 आ गया। ओके। और इसके बाद में यहां से अपन बात करते हैं कि इसकी ओमेगा स्क्वायर की बात करते हैं। तो यहां से आपके पास ओमेगा स्क्वायर बराबर ये G हो गया, इंटू क्या देगा आपके पास M1 प्लस M2। ठीक है ना। तो G इंटू M1 प्लस M2 अपॉन ये R और ये R। तो R क्या बन जाएगा आपके पास, R स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा बराबर G M1 प्लस M2 अपॉन ये, इसका तो क्या देगा आपके पास रूट अपॉन क्या देगा, R हो जाएगा। ये तो आपके पास ओमेगा हो गया। और ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 2πn, या इसको अपन 2π/t भी लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास है t बराबर कितना देगा आपके पास, 2π रूट ऑफ, इसके बाद में R को R स्क्वायर लिख दो, अपॉन कितना देगा आपके पास है G। ठीक है ना, सॉरी यार, ये R स्क्वायर होगा ना, ये स्क्वायर, तो ये क्यूब बन गया ना, ये क्यूब। और फिर उसके बाद में इसको भी यार रूट के अंदर लेना पड़ेगा अपने को, हो जाती है इसीलिए मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, कि R क्यूब हो गया। तो इसको भी अपने को क्या बनाना पड़ेगा, R क्यूब बनाना पड़ेगा। R क्यूब हो गया।
अपॉन जी m1 प्लस क्या देगा आपके पास m2 देगा। ये आपके पास आवर्तकाल आ चुका है। तो ओमेगा आ गया, टी आ गया। अब यहां से अगर अपने को जैसे पहले का वेग निकालना v1, तो v1 बराबर कितना देगा आपके पास ओमेगा r1, v2 बराबर क्या देगा आपके पास ओमेगा r2 देगा। तो वहां से दोनों का वेग निकाल सकते हैं। आवर्तकाल आ गया, कोणीय वेग आ गया, ये सब कुछ आ चुका अपने पास में, ठीक है ना। अब यहां से जड़त्व गुण भी निकाला जा सकता है, कोणीय संवेग भी निकाला जा सकता है, कुछ भी निकाला जा सकता है। चलो अपन पहले पार्टिकल मतलब कोणीय संवेग की बात करते हैं। कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग क्या होता है आपके पास एल, लिख देता हूं मैं। चलो वेगों की बात कर लेता हूं। वेग, तो वेग v बराबर कितना होता है आपके पास में बताओ ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा तो क्या देगा आपके पास में कांस्टेंट, तो v1 बटे क्या देगा आपके पास में v2 बराबर, ये आपके पास r1 बटे क्या देगा r2, और r1 बटे r2 को अपन बोलेंगे m2 बटे m1। ये तो वेगों का अनुपात हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसका भी जड़त्व गुण, जड़त्व आगुण। जड़त्व गुण क्या होता है आपके पास आई बराबर कितना होता है आपके पास m इंटू आर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास I1 बटे I2 बराबर, ये क्या बन जाएगा आपके पास m1 बटे m2 इंटू क्या देगा आपके पास आर स्क्वायर। अब यहां पर अपन जानते हैं कि भाई r1 बटे r2 बराबर क्या होता है m2 बटे m1, यहां से अपन पता कर सकते हैं। तो इसको अपन क्या बोल देंगे m2 स्क्वायर बटे क्या देगा आपके पास m1 स्क्वायर। तो बराबर क्या बन जाएगा आपके पास m2 बटे m1। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके कोणीय संवेग की बात करते हैं। कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग क्या होता है आपके पास L बराबर क्या होता है mvr। तो यहां से आपके पास L बराबर mv को अपन क्या बोल देंगे ओमेगा, आर क्या बन जाएगा आपके पास आर स्क्वायर। तो ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया, तो यहां से आपके पास L1 बटे L2 बराबर, इसको अपन बोलेंगे m1 बटे क्या देगा आपके पास m2 इंटू ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर आपके पास r1 बटे r2 का होल स्क्वायर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे m2 बटे ये आपके पास m1 का ये होल स्क्वायर हो गया। तो इसको अपन बोलेंगे m2 बटे ये आपके पास m1 हो गया। भाई ये कोणीय संवेग की बात होगी, ठीक है ना, ये चीजें होगी भी। तो ये सारी की सारी बातें अपन ने यहाँ पे डिस्कस की है। इन चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण है जो कि पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में अनंत से एक दूसरे की तरफ गति स्टार्ट करते हैं। अब गति प्रारंभ करते हैं, यानी इनका प्रारंभिक वेग है वो कितना भी 0 है, यानी पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल दोनों रेस्ट में है, ठीक है ना। जब इन दोनों के बीच की दूरी है वो घट करके कितनी हो जाती है r हो जाती है। तो इस स्थिति में इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी, इनका जो सापेक्ष वेग है वो अपने को कितना प्राप्त होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले दोनों से इस प्रकार से ये हो गया, ये हो गया। ये वाला जो पार्टिकल इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m1, और ये वाला पार्टिकल इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m2। दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी भी अनंत है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ गति स्टार्ट करते हैं। अभी अब थोड़ी देर बाद में ये जो m1 है वो आ जाता है यहाँ पर आ जाता है, और m2 है इस प्रकार से यहाँ पर आ जाता है। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, r हो जाती है। अब यहाँ पर m1 है, इसके कारण m2 का फोर्स ये भी F, और m2 पर m1 के कारण जो फोर्स है ये भी क्या देगा आपके पास F हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इस पे फोर्स F बराबर कितना देगा आपके पास है Gm1 m2 अपॉन क्या देगा r स्क्वायर। दोनों पे फोर्स बराबर है, तो यहाँ से अपन पहले पार्टिकल का त्वरण भी निकाल सकते हैं। A1 बराबर कितना देगा आपके पास F बटे m1, तो बराबर कितना देगा आपके पास है Gm2 बटे r स्क्वायर। और इसी प्रकार से A2 बराबर F बटे क्या देगा आपके पास m2, तो इसको अपन बोलेंगे Gm1 बटे r स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले पार्टिकल का त्वरण है वो इधर की तरफ है, दूसरे पार्टिकल का त्वरण इधर की तरफ है, यानी दोनों पार्टिकल्स के जो त्वरण है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में तो यदि आपको सापेक्ष त्वरण कैलकुलेट करना है तो दोनों के त्वरण को आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के त्वरण की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपन लिख देते हैं सापेक्ष त्वरण। तो सापेक्ष त्वरण क्या होता है आपके पास ए रिलेटिव बराबर क्या देगा आपके पास A1 प्लस A2, और बराबर क्या देगा आपके पास मतलब से A1 प्लस A2
तो ये आपके पास है जी बटे क्या हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर, और अंदर हो जाएगा आपके पास m1 प्लस m2, ये ए रिलेटिव हो गया। और अपन जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है आपके पास में v dv अपॉन dr, ठीक है ना, ये बन गया भाई ये सापेक्ष त्वरण है, तो त्वरण को अपन क्या लिख सकते हैं v dv अपॉन dr लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर जो वेग है वो कौन सा वेग हो जाएगा, सापेक्ष वेग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो त्वरण है वो सापेक्ष त्वरण है। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी घट रही है वैसे वैसे सापेक्ष वेग है वो बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों स्पीड अप हो रहे हैं, दोनों की स्पीड अप वो टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है। तो यहाँ पे माइनस का साइन अपन लगा सकते हैं, तो माइनस का साइन यहाँ पर ये बता रहा है कि दूरी घटती है तो स्पीड बढ़ती है। अब इसको अपन थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा माइनस का वी डी वी, तो ये वी डी वी लिख देंगे अलग अलग, ये आपके पास में वी डी वी बराबर, इसको अपन लिख देंगे वी डी वी बराबर, ये वी डी वी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, तो जी ये माइनस का जी इंटू क्या देगा आपके पास m1 प्लस क्या देगा आपके पास m2, और 1 बटे क्या देगा आपके पास आर स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास डी आर, और फिर उसके बाद में दोनों तरफ से अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर से भी इंटीग्रेशन कर दो और इधर से भी इस प्रकार से इंटीग्रेशन कर दो। अब यहाँ पर जब दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है भी अनंत, तो इस स्थिति में जो सापेक्ष वेग है वो कितना होता है भाई 0, क्योंकि जब दूरी अनंत होती है तो एक दूसरे की तरफ गति प्रारंभ करते हैं, और जब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है r, तो इस स्थिति में सापेक्ष वेग कितना देगा आपके पास में v हो जाएगा। तो चलो करते हैं इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा, देखो v का क्या होता है आपके पास में वी स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना, लिमिट्स पुट कर देंगे तो वी स्क्वायर बटे 2 ही आ जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे वी स्क्वायर बटे 2 बराबर। अब इसके बाद में ध्यान से माइनस का 1 बटे आर स्क्वायर, तो माइनस का 1 बटे आर स्क्वायर का कितना होता है माइनस का 1 बटे 1 बटे आर स्क्वायर का कितना होता है माइनस का 1 बटे आर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बटे आर आ जाएगा, और लिमिट्स पुट कर देंगे तो 1 बटा आर माइनस 1 बटे अनंत, 1 बटे अनंत कितना होता है 0 होता है, तो बराबर कितना देगा आपके पास में, तो जी m1 जी इंटू m1 प्लस क्या देगा आपके पास m2 बटे क्या देगा आपके पास आर हो देगा। अब ये वी स्क्वायर आ गया, वी स्क्वायर बटे 2, तो वी स्क्वायर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि आपको v निकालना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रूट करना पड़ेगा भाई, ये बात होगी भी। तो ये आपके पास में दोनों का सापेक्ष वेग कर देगा। तो सबसे पहले दोनों पार्टिकल्स का त्वरण अपन ने निकाला, दोनों के त्वरण को अपन ने जोड़ दिया तो सापेक्ष त्वरण आ गया, और फिर उसके बाद में त्वरण को अपन माइनस का वी डी वी अपॉन डी आर लिख देते हैं, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करके अपन सापेक्ष वेग की कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। ठीक है बच्चों, तो अपन ने अब तक पढ़ लिया भी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, और उस पर आधारित कुछ अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस थे, क्वालिटी वाले क्वेश्चंस थे, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। बाकी और भी आसान क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल के अंदर मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी आप ट्राई करके उनकी प्रैक्टिस करके आप अपना टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अगला टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना, तो क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और शॉर्ट में लिखते हैं इसको अपन जी। ठीक है ना, अब बात सुनना भी, देखिएगा किसी भी पिंड पर पृथ्वी के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है इसको अपन बोलते हैं गुरुत्वीय बल। और आपको पता है कि यदि किसी भी पिंड पर कोई बल लगता है तो इस बल की वजह से इसके अंदर त्वरण उपस्थित होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, और गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है इसको अपन बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना, तो गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यानी आपके पास है जी बराबर कितना था, ए बराबर क्या होता है F/m, तो ये भी आपके पास F अपॉन क्या देगा आपके पास m हो देगा। ठीक है ना, इसका भी जो मात्रक है वो क्या देगा आपके पास, बताओ
न्यूटन पर केजी, या इसको अपन बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यदि अपन बात करते हैं पृथ्वी की सतह पर, तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि अपन जानते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जो जी होता है सब जानते हो आप, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और कैलकुलेशंस के अंदर इसको अपन काम में लेते हैं 10, तो लगभग इसको लिखा जा सकता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो बात आ गई पृथ्वी की, तो यहां पर मैं पृथ्वी बना देता हूं, ये पृथ्वी होगी, ठीक है ना, ये पृथ्वी, और अब इसके बाद ध्यान से देखना, देखो ये जो पृथ्वी, इस पृथ्वी का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास कैपिटल एम, और इसकी त्रिज्या कितना देगी कैपिटल आर। अपन बात करते हैं इसकी सतह की, बात करते हैं सतह पर यहां पे कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास एम, और केंद्र से जो डिस्टेंस है वो कितना देगी आपके पास आर हो जाएगी। अब यहां पर इस पार्टिकल पर पृथ्वी के कारण जो बल है वो इसके केंद्र के अनुदिश लगता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र के अनुदिश आकर्षित करती है भाई, तो केंद्र के अनुदिश बल लग जाएगा, कितना बल लग जाएगा आपके पास F, तो यहां से आपके पास F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर, तो F को अपन लिख सकते हैं G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगी R, और अपन जानते हैं कि G गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है आपके पास है G बराबर F बाई m होता है, तो इसको अपन लिख देंगे F बाई स्मॉल m, तो ये आपके पास हो जाएगा G कैपिटल M बटे क्या हो जाएगा आपके पास है कैपिटल R स्क्वायर। ये तो आपके पास है गुरुत्वीय त्वरण हो गया अभी, ठीक है ना। यहाँ से अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पृथ्वी का द्रव्यमान बटे त्रिज्या का स्क्वायर। अब यहाँ से तरह तरह के इक्वेशन भी बनाए जा सकते हैं अभी, कि अगर त्रिज्या को नियत रखते हुए द्रव्यमान में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण में 1% की वृद्धि हो जाएगी। द्रव्यमान को नियत रखते हुए त्रिज्या में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण में 2% की कमी हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाला जो आर स्क्वायर ऊपर आकर के आर की पावर माइनस का 2 बन जाएगा, तो डेल्टा जी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 इंटू डेल्टा आर बन जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ है, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जो कि अपन एरर वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको बता रखा है किस प्रकार से पावर को आगे ला करके अपन सोल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो ध्यान से, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जी बराबर क्या आपके पास हो जाएगा जी बटे आर स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास एम क्या भी द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है आयतन गुणा घनत्व है, और पृथ्वी गोलाकार होती है, पृथ्वी का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू घनत्व, घनत्व को अपन क्या लिख सकते हैं रो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं रो। तो यहाँ से अपन आर स्क्वायर आर क्यूब ऊपर आर बच जाएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं जी बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई जी आर इंटू रो। गुरुत्वीय त्वरण का एक आपके पास है, ये वाला फॉर्मूला भी बन करके तैयार होता है भी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो यहां से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू रो। तो एक तो आपके पास है जी का ये फॉर्मूला बन गया जी एम बटे आर स्क्वायर, और एक आपके पास है जी का ये फॉर्मूला बन गया भी, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। तो क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो इन सारी की सारी चीज़ों का आप अच्छे से नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो कि गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले कारक की अगर अपन बात करते हैं तो हो जाएगी ऊंचाई, ठीक है भाई। ये पृथ्वी है,
ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है m, त्रिज्या कितनी हो जाएगी r। और अगर अपन बात करते हैं पृथ्वी की सतह पर बात करते हैं, यहां से पृथ्वी की सतह से ये जो आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट की ऊंचाई कितनी देगी आपके पास h। अब यदि अपन पृथ्वी की सतह पर बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह पर g बराबर कितना होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था gm/r²। और यदि अपन h ऊंचाई पर चले जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण कितना देगा आपके पास है gh, और gh बराबर कितना देगा आपके पास है gm/, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो कितना देगी r, और यहां से यहां तक की h, तो केंद्र से दूरी कितना देगी r प्लस h, तो r प्लस h का होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद में अगर अपन gh को g से डिवाइड कर देंगे तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा gh बटे क्या देगा आपके पास है g बराबर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं r² अपॉन क्या देगा आपके पास r प्लस h का होल स्क्वायर, इसको अपन बोलेंगे r² अपॉन, अब r प्लस h का होल स्क्वायर है, इसमें से अपन r को कॉमन निकाल लेते हैं, तो r में से r कॉमन आ गया, कितना देगा आपके पास भाई r प्लस h, इसमें से r को अगर अपन कॉमन निकालेंगे तो होल स्क्वायर है तो 12 करके r² बन जाएगा, ये r में से r कॉमन गया 1 प्लस क्या देगा आपके पास h बटे r, इसका होल स्क्वायर, r² से अपन r² को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास है gh बराबर कितना देगा आपके पास है g अपॉन 1 प्लस h बटे r का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे भी gh बोल देंगे। तो ये आपके पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, तो ये तो आपके पास में एक बेसिक फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले की वैलिडिटी होती है h बराबर 0 से लेकर अनंत तक, यानी पृथ्वी की सतह से लेकर के अनंत ऊंचाई तक, किसी भी ऊंचाई तक आप इस फॉर्मूले को आराम से काम में लो, बिल्कुल ये आपको सही रिजल्ट देगा भी। तो इसकी वैलिडिटी होती है h बराबर 0 से लेकर के अनंत तक, ओके भाई। इसके बाद ध्यान से gh बराबर क्या देगा आपके पास है g, इसके बाद 1 प्लस क्या देगा आपके पास h बटे r, इसका स्क्वायर, इसकी पावर ऊपर जाकर क्या देगी आपके पास -2 बन जाएगी, क्या बन जाएगी -2। अब यहां पर मैं एक प्रमेय काम में ले रहा हूं जिसका नाम होता है द्विपद प्रमेय, और द्विपद प्रमेय तभी काम में ली जाती है जब यहां पे h की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं कि यदि आपके पास h है बहुत बहुत कम है किसी भी r से, तो इस स्थिति में आपके पास जो h बटे r है वो बहुत बहुत कम हो जाएगा किससे 1 से, और ये आपके पास 1 प्लस x की पावर n, द्विपद प्रमेय आपको थोड़ी बहुत मालूम होगी और नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर ऐसे होता है कि 1 प्लस x की पावर क्या आपके पास n, तो इसको लगभग लिखा जा सकता है 1 प्लस क्या देगा आपके पास nx, यानी इसकी पावर को अपन आगे जंप करवा देते हैं। तो यहां से आपके पास है gh बराबर क्या देगा आपके पास है g इंटू, इसके बाद इसको अपन आगे की तरफ ले आते हैं तो कितना देगा आपके पास 1 माइनस क्या देगा आपके पास 2h बटे r हो जाएगा। एक आपके पास ये वाला फॉर्मूला भी हो गया। अब मैं यहां पर आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो कब काम में लिया जाता है, जब h की वैल्यू r से बहुत बहुत कम है, और कितनी कम है, जब h है वो r का 5%, और 5% कितना था 320 किलोमीटर। तो मैं ये कह रहा हूं कि 320 किलोमीटर की हाइट तक की इस फॉर्मूले को आप काम में लें, और ज्यादा हाइट अगर आपको दे रखी तो आप इस वाले फॉर्मूले को काम में ले भाई। यहां पे अपन लिख सकते हैं कि h बराबर 0 से लेकर के 320 किलोमीटर तक ही इस फॉर्मूले को आप काम में ले सकते हैं भी, ठीक है ना। इसके बाद में ध्यान से एक मैं फॉर्मूला बना देता हूं, इस g को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा आपके पास है g माइनस 2gh बटे r, इस g को इधर की तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास है gh माइनस g बराबर कितना हो जाएगा -2gh बटे r, और इधर का जो g है इसको इसके अपॉन में ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा आपके पास ध्यान से gh माइनस क्या देगा आपके पास है gh माइनस का g अपॉन क्या देगा आपके पास है g, इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर कितना देगा आपके पास माइनस का 2h बटे r इंटू क्या देगा आपके पास 100। तो यहाँ पर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा g परसेंटेज। तो
अगर आपको गुरुत्वीय त्वरण में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है कम हाइट के लिए, तो आप ये वाला जो फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले को काम में लें भाई, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना है। और ये वाला जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी तो अपन ने इस फॉर्मूले से निकाला ना, तो इस फॉर्मूले की वैलिडिटी भी 320 किलोमीटर तक होगी। तो ये भी अपन लिख सकते हैं कि h बराबर 0 से लेकर के कितना 320 किलोमीटर तक ही आप इस फॉर्मूले को काम में लें, ठीक है ना। ये चीज होगी। अब ये था आपके पास ऊंचाई के साथ में गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। अब किस प्रकार से होता है ये मैंने आपको बता दिया, और ग्राफ बना देता हूँ इसका मैं, ऊंचाई के साथ में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। देखो ये h हो गया, और ये आपके पास है GH हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद अंततः से ये आपके पास में h बराबर 0 यानी पृथ्वी की सतह पर अपन खड़े हैं, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है आपके पास है G। इसके बाद में अगर आपके पास हाइट कम है, तो कम हाइट है तो इस स्थिति में माइनस का h ही आ रहा है, h की पावर 1 आ रही है। तो जैसे जैसे h का मान बढ़ता है वैसे वैसे GH का मान घटता है। अब GH की पावर भी 1 और h की पावर भी 1, तो सरल रेखीय रूप से घटता है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर यानी h का स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर उसके बाद में ग्राफ कैसा बन जाएगा भी, अति प्रवलयाकार बन जाएगा। तो पहले तो ग्राफ वो कैसा बन जाएगा, इस प्रकार से सरल रेखीय, लगभग सरल रेखीय होता है ये। और फिर उसके बाद इस प्रकार से ये ग्राफ कैसा बन जाता है, अति प्रवलयाकार बन जाता है। तो यहाँ पे ग्राफ का ये वाला जो पार्ट है इसको तो अपन बोलेंगे सरल रेखीय, और ये वाला जो ग्राफ है इसको अपन बोलते हैं अति प्रवलयाकार, ठीक है ना। ये चीज हो गई। तो यहां से अपन सीख चुके हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का ऊंचाई के साथ में परिवर्तन है वो किस प्रकार से होता है, ये अपन ने अच्छे से समझ लिया। इसको आप अच्छे से नोट करें, और फिर उसके बाद में मिलते हैं अपन अगले लेक्चर पर। तो आज का लेक्चर अपन बच्चों यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और अगले लेक्चर पर अपन डिस्कस करेंगे गहराई के कारण, ठीक है ना। वहां से अपन स्टार्ट करेंगे और भी कई सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे।